गुजरात की राजधानी गांधीनगर में देश के पहली ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनकर तैयार है। 2007 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने इस गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की थी। देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रा, ऑटोमेटिक वेस्ट सिस्टम, पहली यूटिलिटी टनल के साथ कई ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो इसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाती हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बनी गिफ्ट सिटी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। ये पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। 1000 एकड़ में बना ये स्मार्ट फाइनेंशियल हब दुबई, सिंगापुर और हांगकांग जैसे हाईटेक शहरों को भी चुनौती दे रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस फिनटेक सिटी की परिकल्पना की थी वह अब मूर्त रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, ये गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के तौर पर गांधीनगर में बड़े स्तर पर जाना जा रहा है, जो कि देश का पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जहां से फाइनेंस यानी देश की वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर के काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर आईटी हब भी बन रहा है। बहुत सारे लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिल रहा है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको वो तमाम तस्वीरें यहां से दिखाएगी कि किस तरीके से यहां विकास का काम हो रहा है। जिस परिकल्पना को प्रधानमंत्री ने देखा था, अब वह विकसित भारत की ओर यानी कि 2047 तक के लिए बड़े स्तर पर यहां पर काम किया जा रहा है। खास बात है कि साल 2007 में बतौर गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी ने इस गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की थी। 2018 तक यहाँ सिर्फ 84 ऑफिस थे, लेकिन आज यहाँ 1100 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक वेस्ट सिस्टम, पहली यूटिलिटी टनल, 99.99% बिजली की उपलब्धता, 24/7 शुद्ध पेयजल, जीरो डिस्चार्ज सिस्टम, दुनिया के 38 बड़े बैंक, 2 इंटरनेशनल एक्सचेंज मौजूद हैं, जो गिफ्ट सिटी को फ्यूचर टाउन बनाते हैं। यानी यह है नए भारत का उभरता ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस। यहाँ सड़कों की खुदाई भी नहीं होती, क्योंकि पूरा शहर अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल से चलता है। गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर उस यूटिलिटी टनल में आज तक की टीम मौजूद है, जहां से पूरा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि दिल्ली में हमने देखा कि जब भी कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना होता है तो उस दौरान जो है पूरा खुदाई करना पड़ता है और सड़कों पर हमने देखा कि धूल मिट्टी हो जाती है। लेकिन जो गिफ्ट सिटी बना है, यहां पर पहले से ही इतनी लंबी टनल बना करके ये तय कर दिया गया है कि हर एक बिल्डिंग तक डायरेक्ट वहां पर पहुंचने के लिए इस यूटिलिटी टनल के जरिए ही सारा कुछ सप्लाई होगा। साथ ही वेस्ट वाटर हो या फिर इसके साथ साथ जो वहां पर कूलिंग सिस्टम हो, यानी कि हर एक बिल्डिंग में अगर कूलिंग सिस्टम पहुंचाना है तो उसके लिए बाकायदे पाइप्स लगाई गई हैं। गिफ्ट सिटी के अंदर सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी C4 भी मौजूद है, जिसमें 400 से ज्यादा AI कैमरे लगे हैं, जो हर छोटी से छोटी चीज को मॉनिटर कर सकता है। यहाँ दुनिया की नामी IT और फिनटेक कंपनियों के साथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस भी मौजूद हैं। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट तैयार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, 2007 में सबसे पहले इसको तैयार किया गया था। 1000 एकड़ में ये पूरी जो गिफ्ट सिटी है उसको बनाया गया है और इन तमाम जगहों पर वित्त से जुड़ी हुई जहां पर अलग अलग संस्थाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ IT हब भी यहां पर है और इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। यहां टनल सिस्टम भी बनाया गया। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, इसके नीचे टनल लगाया गया और हर एक बिल्डिंग, जो दाहिनी तरफ आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में चाहे वो सीवेज सिस्टम हो या फिर वाटर पोर्टेबिलिटी हो या फिर और भी तमाम चीजें जो इस बिल्डिंग तक पहुंचाना है, उसको टनल के जरिए ही यहां पर बनाया गया है। इस तरीके का स्मार्ट कॉन्सेप्ट जो है वो दुबई, सिंगापुर, इसके साथ साथ हांगकांग, इन तमाम देशों में है। भारत में भी पहली ऑपरेशनल ऐसी स्मार्ट सिटी तैयार की गई है, जिसका मकसद ये है कि इसको बड़े स्तर पर बनाना और देश के अन्य शहरों को भी इसी तरीके से तैयार करने का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। गांधीनगर से कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।
2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत करेगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की बैठक में इसका ऐलान किया गया तो देश में खुशी की लहर दौड़ गई। अहमदाबाद में जश्न शुरू हो गया। अहमदाबाद को मेजबानी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। एक 140 करोड़ देशवासियों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार उस पर आधिकारिक मोहर लग गई है। Delighted to confirm that India, Ahmedabad is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद जैसे ही अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया, जश्न शुरू हो गया। साल 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के बाद पहली बार कोई बड़ा ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट मिला है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली के दौरान 74 कॉमनवेल्थ सदस्य देशों और क्षेत्रों के डेलीगेट्स ने भारत की बोली को औपचारिक मंजूरी दी। इस फैसले पर वहां मौजूद भारतीयों ने गुजरात अहमदाबाद साल 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इस अनाउंसमेंट पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में तो जश्न मना ही, पूरे देश में भी उल्लास छा गया। खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, नेताओं के साथ देश की दिग्गज हस्तियों ने अपने अपने तरीके से खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर खुशी जताई। पीएम ने इस देश के लोगों और भारत के खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। एक्स पर अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, खुशी है भारत ने सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी की बोली जीत ली है। भारत के लोगों और स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को बधाई। यह हमारा कमिटमेंट और खेल की भावना है जिसने भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप पर मजबूती से जगह दिलाई है। वसुदेव कुटुंबकम की सोच के साथ हम इन ऐतिहासिक खेलों को बड़े जोश के साथ मनाने के लिए उत्सुक हैं। हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2030 में अपने 100 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में 2030 का संस्करण विशेष रहेगा। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल करना इसलिए अहम है क्योंकि देश 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दौड़ में भी है। इसके लिए भी अहमदाबाद को ही मेजबान शहर के रूप में पेश किया गया है। देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलना भारत के लिए गौरव का क्षण है क्योंकि देश 2047 तक खेलों में महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे आज खुशी है ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स काउंसिल की जनरल असेंबली ने आज भारत को 2030 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित करने के लिए औपचारिक घोषणा करी है। मैं इस अवसर पर देश के सभी युवा एथलीट को बधाई देता हूं। ऐसी बड़ी स्कीम, ऐसी बड़ी स्पोर्ट्स हमारे देश के युवा एथलीट को अपॉर्चुनिटी देती है। देश का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस दिखता है। नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की उभरती हुई स्पोर्ट्स ताकत का 2030 में हम सब लोग प्रत्यक्ष देख भी पाएंगे। भारत ने इससे पहले 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था, लेकिन 2030 में इन खेलों को अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इसकी वजह है कि अहमदाबाद ने पिछले एक दशक में अपने खेल ढांचे को नए लेवल पर पहुंचाया है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद की मेजबानी योजना कॉम्पैक्ट, आधुनिक और पूरी तरह एथलीट केंद्रित रहेगी। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल के दौरान कई जगहों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी जारी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव एशिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों में से एक है, जो इस गेम का मुख्य केंद्र होगा।
गुजरात पुलिस एकेडमी और अहमदाबाद में नारायणपुरा स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहायक सेंटर होंगे। आधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवास सुविधाएं 2030 से पहले पूरी तरह तैयार होंगी। गेम्स में पैरा स्पोर्ट्स का पूरा एकीकरण, 100% एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड वेन्यू और जीरो वेस्ट ऑपरेशंस शामिल होंगे, जिससे ये अब तक के सबसे सस्टेनेबल गेम्स बनेंगे। कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत को मिलना, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता की बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में इसका आयोजन हम सभी के लिए गौरव का विषय होगा और इससे खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान तथा दीर्घकालीन विकास के अवसर मिलेंगे। 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी विकसित भारत 2047 और विकसित गुजरात के विजन को साकार करने में मील का पत्थर होगी। इन खेलों की मेजबानी गुजरात को तेजी से देश की खेल राजधानी के रूप में बदल देगी। इससे राज्यों में लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा और लोगों की जीवन शैली बदलेगी। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए भारत को नाइजीरिया के अबुजा शहर से कड़ी टक्कर मिल रही थी, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने 2034 के खेलों की मेजबानी के लिए अफ्रीका के शहर के नाम पर विचार करने का फैसला किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की आम सभा की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व खेल संयुक्त सचिव कुणाल, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के खेल मंत्री हर्ष संघवी सहित कई लोगों ने किया। आखिरकार 2 दशक बाद वो पल आ गया जब हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ सपने नहीं देखता, सपनों को हकीकत में बदलता भी है। अब 2030 में पूरी दुनिया देखेगी राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य शताब्दी समारोह, गुजरात का रंग और भारत का दम। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात सरकार के चिंतन शिविर में शुरुआत हो गई और ये शिविर वलसाड के श्रीमद राजचंद्र आश्रम में हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वंदे भारत ट्रेन में सवार होकर अहमदाबाद के वलसाड से रवाना हुए। उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और बड़े अधिकारी भी चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए ट्रेन से ही रवाना हुए और इस चिंतन शिविर में शामिल सभी मंत्री और अधिकारी विकसित भारत विकसित गुजरात के लिए आइडिया शेयर करेंगे। आपको ये भी बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2003 में प्रधानमंत्री मोदी ने चिंतन शिविर की शुरुआत की थी और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ये चिंतन शिविर हो रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सूरत पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के काम का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उन्हें चिन्हित करके ठीक किया जा रहा है। ये जल्द से जल्द इसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। रोड तो अच्छा बना हुआ है, थोड़ी वो जो कमियां ध्यान में आती है उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया है और इसी रोड पर बड़ौदा के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं। अभी तक हमारे मिनिस्ट्री ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ये रोड आगे लोगों के लिए और कंफर्टेबल कैसे हो, इसके लिए हम लोग चेकिंग क्वालिटी का भी कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर जोरदार हंगामा जारी है। कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने के लिए अलग अलग शहरों में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन। सूरत में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप यह है कि सूरत में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 50% लोगों के फॉर्म्स नहीं आए हैं, जिससे साबित होता है कि इस प्रक्रिया के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। तो वो वोट छीनने की कोशिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि आज एसआईआर लागू होने के बाद भी 50% लोग का फॉर्म वापस नहीं आए, यानी 50% मतदार के फॉर्म वापस नहीं आए। उनका मतलब ये हो रहा है कि 50% लोगों के मत काटे जा रहे हैं। तो हम यहाँ से चुनावी पंच को कह रहे हैं कि अगर हमारे सूरत शहर के भारतीय नागरिक का किसी का भी वोट काटने की कोशिश की या ऐसा कोई षड्यंत्र किया तो सूरत शहर कांग्रेस आंदोलन करेगी। गुजरात में नेशनल यूनिटी मार्च के दूसरे दिन लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। एकता और अखंडता का संदेश लेकर करमस से निकली ये यात्रा आणंद पहुंची और लोगों ने जोरदार इसका स्वागत किया।
आज इस मार्च में तमिलनाडु के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों ने शामिल होकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। साथ ही साथ पदयात्रा में हिस्सा लेकर युवाओं का हौसला भी बढ़ाया गया। शुक्रवार सुबह से पदयात्रा आणंद जिले की सीमा पार कर वडोदरा जिले में पहुंच जाएगी। फिर 152 किलोमीटर का सफर करने के बाद 6 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इसका समापन होगा। सरदार पटेल राष्ट्रवाद से भरपूर थे। कांग्रेस ने उनका महिमा मंडन नहीं किया। आज इस राष्ट्रीय एकता यात्रा के द्वारा देश की सभी लोकसभाओं विधानसभाओं में यात्रा निकली है। नई पीढ़ी में राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है तथा लोग 5वीं पीढ़ी भी सरदार पटेल के बारे में जान रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च में आनंद में शामिल होने का अवसर मुझे मिला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब जिस तरह से 562 रियासतों को एक करके एकता और अखंडता के लिए जो परिचय दिया था, मैं कहूँगा कि उसी लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जो कहते नहीं है, आगे लगातार कर रहे हैं। ये सरदार की 150वीं जयंती के अवसर पर यह राष्ट्रीय एकता मार्च, यूनिटी मार्च में सम्मिलित होने का अवसर मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य है। सरदार पटेल हमारे भारत की एकता के शिल्पकार, सूत्रधार और महानायक रहे। सरदार के रास्ते पर चल कर के ही हम भारत को एक मजबूत और स्वस्थ और एक समर्थ भारत बना पाएंगे। भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारिका के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। एएसआई समय समय पर द्वारिका का जमीन पर और यहाँ तक के समंदर के नीचे भी सर्वेक्षण करके इस पवित्र शहर के इतिहास पर बड़ा पर्दा उठाता रहा है। एएसआई ने एक बार फिर से द्वारिका के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन का फैसला किया है। अभी होने वाली खुदाई जगत मंदिर और गोमती नदी के बीच स्थित एक पौराणिक मंदिर पर केंद्रित है और इस काम का मुख्य उद्देश्य है प्राचीन अवशेषों की खोज और उनका अध्ययन करना। इस खास सर्वेक्षण के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पुरातत्वविदों की जो एक टीम है वो द्वारिका पहुंची हुई है। ये जो है वो पूर्ण रूप से एक एकेडमिक और साइंटिफिक एक्सरसाइज है प्राचीन इस नगर की प्राचीनता को जानने के लिए। जगत मंदिर जो है वो इस प्राचीन जो टीला है उसके बिल्कुल सबसे ऊंचे भाग पर बना हुआ है। तो ये उस जो प्राचीन बस्ती रही होगी उसका केंद्र बिंदु होगा ऐसा माना जाता है। तो इसलिए इसके समीप कार्य करने का उद्देश्य यही है कि नदी के और जो इसका केंद्र है उन दोनों के बीच के संबंध को समझा जा सके, इसलिए इस स्थान का चयन किया गया है। गुजरात के गिर सोमनाथ और अमरेली जिले में शेरों की दहशत बढ़ती जा रही है क्योंकि शेर अब रिहायशी इलाकों में घुसकर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। दोनों ही जिलों में शेरों के हमले की 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें शेरनी ने 2 बच्चों और एक खेत में काम करने वाले मजदूर पर हमला किया था, जिसमें दोनों ही बच्चों की जान चली गई, जबकि मजदूर अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गुजरात में शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये शेर अब जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुसने लगे। सौराष्ट्र के अधिकतर जिलों के रिहायशी इलाकों में शेरों की मौजूदगी आम होती जा रही है, जिससे आम लोगों में दहशत फैल गई है। इंसान पर शेरों के हमले की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। अमरेली जिले में शेर के हमले की 2 घटनाएं सामने आई है। 24 नवंबर को हमापुर गाँव के खेतों में काम कर रहे एक मजदूर के 5 साल के बच्चे पर शेरनी ने अचानक से हमला कर दिया। बच्चा खेत में पानी की टंकी के पास खेल रहा था, तभी एक शेरनी वहां पहुंची और बच्चे को पकड़कर करीब 70 से 80 फीट दूर घसीट कर ले गई, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और शेरनी के साथ 4 शावकों को पिंजरे में कैद करके रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। शेरनी के हमले की दूसरी घटना गिदरडी गाँव की है। यहाँ 34 वर्षीय मजदूर मुकेश भाई पर शेरनी ने हमला कर दिया। घायल मुकेश भाई को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात गंभीर होने की वजह से उन्हें अमरेली रेफर कर दिया गया।
गिर सोमनाथ के पिछवी गांव के पास जंगल की सीमा से लगे रिहायशी इलाकों में भी एक शेरनी आदमखोर बन गई। जंगल से भागी शेरनी ने एक बच्ची को उसकी मां के सामने ही अपना शिकार बना लिया। शेरनी बच्ची को दबोचकर 1 किलोमीटर दूर ले गई और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंसानों पर शेरनी के हमलों की इन 3 घटनाओं से वन विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। जिन शेरनियों ने हमले किए हैं उनमें 2 को पकड़ा जा चुका है और तीसरी शेरनी को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। साथ ही शेरनियों के आदमखोर बनने की जांच भी जारी है। अमरेली से फारूक कादरी और गिर सोमनाथ से दिलीप मौर्य के साथ आज तक ब्यूरो।